हेलो एवरीवन, नमस्कारम। तो व्हाट मेक्स भारत अ फेडरल कंट्री। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने 7 चेक पॉइंट्स देखे थे। तो जो भी कंट्री उन 7 चेक पॉइंट्स को प्रॉपरली क्लियर करती है तो उसे फेडरलिज्म में माना जाएगा, इंक्लूडिंग भारत। अगर आपने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाला बात है नहीं, बिकॉज इन वन वे और अनदर वे यू विल लर्न समथिंग न्यू। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली 2 टियर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है यूनियन गवर्नमेंट और व्हाट वी कॉल इट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ इंडिया को, और सेकंड है स्टेट गवर्नमेंट। और इसके बाद धीरे धीरे जो गांव होते हैं, अपने छोटे छोटे शहर होते हैं, उनको और अच्छे से रेगुलेट करने के लिए, उनमें और अच्छी सी डेमोक्रेसी लाने के लिए हमने 1952 में पहली बार पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज को इंट्रोड्यूस किया। और 73rd अमेंडमेंट के तहत हमने पंचायती राज को पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया। कब? 1992 में। सो एज एनी फेडरेशन these different tiers enjoy separate jurisdiction, मतलब यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड पंचायत तीनों आपस में सेपरेट jurisdiction एंजॉय करती हैं और सेपरेट पावर्स एंजॉय करती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन तीनों के बीच ये पावर्स को अलग अलग करता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस गवर्नमेंट के पास, किस टीयर के पास क्या क्या पावर्स हैं। So the Constitution clearly provided a threefold distribution of legislative powers between Union government and the state government. तो पावर्स को 3 भागों में बांटने के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 3 लिस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें फर्स्ट है यूनियन लिस्ट, सेकंड है स्टेट लिस्ट, थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो फर्स्ट है यूनियन लिस्ट। तो पुराने जमाने में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो अपने किसी भी राइवलरी स्टेट से जीतने के लिए, उनसे बदला लेने के लिए जिन जिन चीजों का इस्तेमाल करते थे, वही सब चीजें नेशनल इंपॉर्टेंस के भी अंडर आती हैं। अब राजा महाराजा तो रहे नहीं, तो डेमोक्रेसी आने के बाद उन्हीं सब चीजों को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड कर दिया गया। अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करने के बाद उनको किस में डाला गया? यूनियन लिस्ट के अंदर। तो यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। अब इन सभी को यूनियन लिस्ट में ही क्यों डाला गया? वो इसलिए डाला गया क्योंकि इन पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज बनने की जरूरत होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि स्टेट अलग आर्मी लेके बैठा हो या स्टेट अलग करेंसी चला रहा हो और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग करेंसी चला रहा हो। अब हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या करेंसी है? हमारी रुपीस। अब स्टेट गवर्नमेंट ने कोई अपनी ही करेंसी चालू कर दी, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। इसीलिए इन पे यूनिफॉर्म पॉलिसीज की जरूरत होती है। सो दे आर द इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। और ये जो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस, करेंसी, इन सभी पे जो यूनियन गवर्नमेंट होती है वो अकेले मिलकर भी लॉ बना सकती है बिना किसी स्टेट गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। अब सेकंड है स्टेट लिस्ट। तो जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मिली हुई हैं, वही सब चीजें स्टेट लिस्ट के अंडर मेंशन्ड हैं, जो है पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन। और ये सब चीजें जो हैं, पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इनसे रिलेटेड जो कोई भी लॉ है वो अकेले राज्य यानी स्टेट मिलकर बना सकता है। जैसे होता है ना एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस। तो ये कौन डिसाइड करता है? जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वही पुलिस के बारे में डिसाइड करती है ना। अब थर्ड है कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें आती हैं जहां यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कॉमन इंटरेस्ट होता है। मतलब इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। और ये जो चीजें हैं जो कॉन्करेंट लिस्ट में मेंशन्ड हैं, उसमें यूनियन गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट दोनों में से कोई भी या दोनों मिलकर कोई भी लॉ बना सकते हैं। अब मान लो अगर दोनों के बीच कोई जो लॉ है वो कॉन्फ्लिक्ट करता है, स्टेट गवर्नमेंट ने एजुकेशन से रिलेटेड कोई लॉ बनाया और यूनियन गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया। अब दोनों का अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसका लॉ स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को सुपरसीड कर देता है। अब व्हाट अबाउट दोज सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी ऑफ द 3 लिस्ट। मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, ना कॉन्करेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंडर नहीं आते, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। वो आए ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद, तो इससे रिलेटेड रेगुलेट करने के लिए कौन लॉ बनाएगा? तो ये जो लेजिस्लेटिव पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट दीज रेसिडरी सब्जेक्ट्स। अब ये रेसिडरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? रेसिडरी सब्जेक्ट्स मतलब वो सब्जेक्ट्स जो ना यूनियन लिस्ट, ना स्टेट लिस्ट, ना कॉन्करेंट लिस्ट, किसी भी लिस्ट के अंडर नहीं आते। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो फेडरेशंस होती हैं उनमें जितनी भी स्टेट्स होते हैं उन सभी पर आइडेंटिकल पावर्स नहीं होती, एकदम सेम टू सेम पावर्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल एमपी, यूपी, दिल्ली, लक्षद्वीप,
तो जो पावर्स एमपी के पास हैं क्या वो सेम पावर्स दिल्ली के पास हैं? जो पावर यूपी के पास हैं क्या सेम पावर्स लक्षद्वीप के पास हैं? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेट ही नहीं है। क्या दिल्ली और लक्षद्वीप ये यूनियन टेरिटरीज हैं। इसीलिए जो फेडरेशन होती हैं उनमें जितने भी स्टेट्स होते हैं उन सभी पर सेम एकदम आइडेंटिकल पावर्स भी नहीं होती। So we have noted that most federations that are formed by holding together equal power to its constituent units. Why? Because of their area. Does all states in the Indian do not give identical powers or have identical powers? क्योंकि जो लक्षद्वीप हैं, दिल्ली हैं, वो इंडिपेंडेंट स्टेट बनने के लिए बहुत ही छोटे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल चंडीगढ़, लक्षद्वीप ये क्या है, और कैपिटल सिटी दिल्ली ये क्या है, यूनियन टेरिटरीज। इनको यूनियन गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, मोस्टली कंट्रोल या रेगुलेट दोनों कर सकती है। और ये जो सारा पावर का अरेंजमेंट है इसको पार्लियामेंट अपने आप खुद से चेंज नहीं कर सकती। द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज दिस अरेंजमेंट। अगर चेंज करना है किसी को तो किसी एक सिंगल पार्टी के पास 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए, एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी। इसीलिए एक डेमोक्रेसी में ओपोजिशन का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर ओपोजिशन नहीं होगा तो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप आने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी, देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। फिर जितने भी टोटल राज्य हैं उनमें से आधे राज्यों की सहमति होना, किसी भी बिल पर, किसी भी जो कानून जो लॉ पास करते हैं उन पर सहमति होना इंपॉर्टेंट होता है। रेटिफाइड मतलब साइन और गिव फॉर्मल कंसेंट टू अ ट्रीटी, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेकिंग ऑफिशियली वैलिड। मतलब जो 2/3 मेजोरिटी अगर किसी सिंगल पार्टी के पास आ जाए तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं। अब जुडिशरी का काम होता है कि इनको ऊपर से देखना कि ये जो भी कर रहे हैं उनमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं उनका प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। द जुडिशरी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल in an overseeing implementation of constitutional provisions and procedures। और जो डिवीजन ऑफ पावर्स होता है, जब डिवीजन ऑफ पावर्स होता है तो अगर कोई भी डिस्प्यूट हो स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट के बीच तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिजॉल्व करते हैं जो भी डिस्प्यूट होते हैं इनके। अब इन सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को और यूनियन गवर्नमेंट को अपने अपने पावर्स एंजॉय करने के लिए इनको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा तो लगता ही है। तो इसके लिए इनके पास पावर होता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास एंड यूनियन गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए टैक्स को इंक्रीज कर देना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लें लिकर का, यानी कि जो दारू होती है वो किसी स्टेट में सस्ती मिल जाती है, किसी स्टेट में महंगी मिलती है, और कोई कोई स्टेट ड्राई स्टेट होते हैं, जैसे गुजरात ड्राई स्टेट है। तो जो लिकर होता है वो लिकर या पेट्रोल ये क्या होते हैं, टैक्स हैवी प्रोडक्ट्स होते हैं। सो द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज assigned to each of them। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। If you will answer these 3 questions, you will have a much better understanding of federalism। तो जो हमारा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो किस स्टेट में हुआ था, वो था राजस्थान में। तो सपोज द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान वाज अपोज्ड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट्स न्यूक्लियर पॉलिसी, कुड इट प्रिवेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्टिंग द न्यूक्लियर टेस्ट? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। एंड सेकंड है, सपोज द गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम प्लान्स टू इंट्रोड्यूस न्यू टेक्स्ट बुक्स in school but the union government does not like the style and the content of the new textbooks। मतलब अगर सिक्किम की जो गवर्नमेंट है वो अपने स्कूल्स में नई टेक्स्ट बुक्स लागू करती है, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको वो टेक्स्ट बुक का कंटेंट है वो पसंद नहीं आता। So in that case does the state government need to take permission from the union government before the textbook can be launched? That's the second question। And third है, suppose the chief minister of Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Orissa have different policies on how their state police respond to the नक्सलाइट्स। जो नक्सलाइट होते हैं, मान लेते हैं जो छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो इनकी जो पुलिस है वो नक्सलाइट के लिए अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेगी। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, कैन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत इंटरवीन एंड पास द ऑर्डर दैट ऑल द चीफ मिनिस्टर विल ओबे? मतलब जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं वो ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं जो सभी स्टेट्स को मानना ही पड़े। Find these answers। तो नीचे तीनों के आंसर्स लिख के जाना। And I hope that I would have really made you understand that what makes भारत a federal country। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू ऑल।